दोस्तों नमस्कार। प्रकाशर हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। पाठ संख्या 10 में क्रिया की परिभाषा और क्रम के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक और अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। अब इस 11वें पाठ में प्रयोग, रचना व बनावट के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं उस पर अध्ययन करेंगे। तो प्रयोग, रचना व बनावट के आधार पर क्रिया के 8 भेद होते हैं। इन 8 भेदों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्रयोग, रचना, बनावट के आधार पर पहला भेद है सामान्य क्रिया। किसी वाक्य में क्रिया की सामान्य स्थिति का बोध हो तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे वह घर गया, उसने पाठ पढ़ा, बच्चे पत्र लिखेंगे, मनीष आया और सीमा गई। ये जो सभी वाक्य हैं ये सामान्य स्थिति का बोध करवा रहे हैं, इसलिए इन सभी वाक्यों में जो क्रिया है वो सामान्य क्रिया है। प्रयोग, रचना व बनावट के आधार पर दूसरा क्रिया का भेद है संयुक्त क्रिया। जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक धातुओं से बनी हुई क्रियाओं का एक साथ प्रयोग हो तो वहां पर संयुक्त क्रिया होती है। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक धातुओं से बनी हुई क्रियाओं का एक साथ प्रयोग होता है तो उस क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। संयुक्त क्रिया के भी दो भेद होते हैं, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। जैसे लता गाना गा रही है, रमेश ने बाल्टी रख दी है, गीता ने खाना खा लिया है। तो लता गाना गा रही है, इन सभी वाक्यों में संयुक्त क्रिया है क्योंकि दो क्रियाओं का एक साथ इसमें प्रयोग किया गया है। इसमें मुख्य क्रिया भी है और सहायक क्रिया भी है। गा रही है, गाना और है, गा रही और है, इसमें है सहायक क्रिया है और गा रही मुख्य क्रिया है। प्रयोग के आधार पर क्रिया का तीसरा भेद होता है पूर्वकालिक क्रिया। जब किसी वाक्य में एक क्रिया के समाप्त होने पर कोई दूसरी क्रिया संपन्न होती है तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जब किसी वाक्य में एक क्रिया समाप्त होने के बाद में दूसरी क्रिया संपन्न होती है तो जो पहले वाली क्रिया संपन्न हुई है उस पहले वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं क्योंकि वह पहले काल में संपन्न हो गई है। उदाहरण के लिए जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया, इसमें दो क्रिया है, पीना और सोना। सोना बाद में हुआ है और पीना पहले हुआ है, तो पीकर जो क्रिया है ये पूर्वकालिक क्रिया है। मैं खाना खाकर आया हूं, आना और खाना दो क्रिया है, तो खाया है पहले और आया है बाद में, तो खाकर जो क्रिया है ये पूर्वकालिक क्रिया है। अध्यापक को देखकर बच्चे कक्षा में चले गए, तो पहले तो बच्चों ने देखा है और उसके बाद में गए हैं, तो जो देखकर जो देखना क्रिया हुई है वो पहले संपन्न हुई है और उसके बाद में जाना संपन्न हुआ है। तो जो देखना है, देखकर शब्द है, ये जो क्रिया है ये पूर्वकालिक क्रिया का भेद है, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। विशेष पूर्वकालिक क्रिया की पहचान कर या करके जुड़ा रहता है। पूर्वकालिक क्रिया का जो शब्द होता है उसमें या तो कर शब्द जुड़ा होता है या फिर उसमें करके जुड़ा होता है, जो कि उदाहरण में हमने पढ़ा है। चौथी क्रिया है प्रयोग के आधार पर प्रेरणार्थक क्रिया। जब किसी वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। और प्रेरणार्थक जो क्रिया होती है वह सदैव यानी हमेशा ही सकर्मक क्रिया होती है। हमने पढ़ा था पिछले पार्ट में कि क्रम के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। अब प्रयोग के आधार पर क्रिया के 8 भेद हम पढ़ रहे हैं।
जिसमें चौथा भेद है प्रेरणार्थक क्रिया। जब भी किसी वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा ही सकर्मक होती है, अकर्मक नहीं होती है। उदाहरण देखें, जैसे अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है, तो यहां पर अध्यापक करता है लेकिन स्वयं पाठ न पढ़ करके छात्रों से पढ़वा रहा है, तो यहां पर ये छात्रों से पाठ पढ़वाता है, यहां पर जो पढ़वाना क्रिया है वो प्रेरणार्थक क्रिया है। माता नौकर से बच्चे को दूध पिलवाती है, माता करता है लेकिन दूध किससे पिलवाती है? नौकर से। तो यहां पर जो दूध पिलाना है, जो पिलाना क्रिया है, ये प्रेरणार्थक क्रिया है। बच्चे अध्यापक से चित्र बनवाते हैं, तो बच्चे करता है लेकिन अध्यापक से बनवा रहे हैं, तो जो बनाना क्रिया है वह प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रयोग के आधार पर क्रिया का पांचवा भेद है नाम धातु क्रिया। जब किसी संज्ञा सर्वनाम विशेषण से क्रिया का निर्माण हो तो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं कि जब किसी संज्ञा शब्द से, सर्वनाम शब्द से या विशेषण शब्द से क्रिया शब्द का निर्माण होता है तो उस क्रिया शब्द को नाम धातु क्रिया कहते हैं। विकार के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा जाता है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, जिनको अवयवी कहते हैं। विकारी शब्द जिनका रूप लिंग वचन कारक काल के प्रभाव से बदल जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द चार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो यहाँ पर क्रिया शब्द का निर्माण हो रहा है, किससे हो रहा है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनने वाली जो क्रिया होती है उसको ही नाम धातु क्रिया कहते हैं। क्रिया के बाद में, क्रिया शब्द के बाद में यदि किसी प्रत्यय को लगाने के बाद में किसी क्रिया शब्द का निर्माण होता है तो उस क्रिया शब्द को कृदंत क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर साथियों हम समझ सकते हैं कि नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं और कृदंत क्रिया किससे कहते हैं। विकारी शब्दों की चार भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली जो क्रिया होती है उसको नाम धातु क्रिया कहते हैं। और क्रिया शब्द के बाद में प्रत्यय लगने से किसी क्रिया शब्द का निर्माण होता है तो उस क्रिया शब्द को या उस क्रिया को कृदंत क्रिया कहते हैं। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। नाम धातु क्रिया के हम उदाहरण पढ़ेंगे। जैसे संज्ञा से निर्मित नाम धातु क्रिया, कि संज्ञा शब्दों से क्रिया शब्दों का निर्माण होता है, किस प्रकार से होता है? जैसे हाथ संज्ञा है और उसे क्रिया शब्द का निर्माण हुआ हथियाना। अब यहाँ पर जो हथियाना क्रिया शब्द है ये नाम धातु क्रिया शब्द है। तो हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, लात से लतियाना, शर्म से शर्माना, रंग से रंगना, लाज या लज्जा से लजाना। तो जो पहले शब्द हैं ये सभी संज्ञा शब्द हैं और उनसे बनने वाले जो ये शब्द हैं जो कि क्रिया शब्द हैं, हम इन क्रिया शब्दों को ही नाम धातु क्रिया शब्द कहते हैं। सर्वनाम शब्दों से भी क्रिया शब्द का निर्माण होता है जिनको नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे अपना सर्वनाम शब्द है जिसे क्रिया शब्द बना अपनाना, तो यहाँ पर जो अपनाना शब्द है ये नाम धातु क्रिया शब्द है। विशेषण से निर्मित ठंडा से ठंडाना, साठ से सठियाना, गर्म या गर्म से गरमाना या गरमाना। तो यहाँ पर जो ठंडा शब्द है ये विशेषण शब्द है और इससे जो क्रिया का शब्द का निर्माण हुआ है ठंडाना, या फिर ठंडाना जो क्रिया शब्द है ये नाम धातु क्रिया का शब्द है। इस प्रकार से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से जो भी क्रिया शब्द बनते हैं उनको नाम धातु क्रिया कहते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया का छठा भेद है कृदंत क्रिया। जब किसी क्रिया की मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाले क्रिया शब्द को कृदंत क्रिया कहते हैं। हमने अभी पढ़ा था कि विकारी शब्द के चार भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से जो क्रिया शब्द बनता है उसको नाम धातु क्रिया कहते हैं और क्रिया के बाद में प्रत्यय लगाने से जो क्रिया शब्द बनता है उस क्रिया शब्द को कृदंत क्रिया कहते हैं। तो क्रिया की जो मूल धातु है उसके बाद में
प्रत्यय लगने से जो क्रिया शब्द का निर्माण होता है उस क्रिया शब्द को या उस क्रिया को कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे हंस धन न से बन गया हंसना, तो यहाँ पर जो हंस शब्द है ये क्रिया शब्द है, इसके बाद में ना प्रत्यय लगा है तो हंसना शब्द बन गया। अब यहाँ पर जो हंसना शब्द बना है ये कृदंत क्रिया का शब्द है। हस धनता हंसता, हस क्रिया शब्द है, ता प्रत्यय लग गया, हंसता ये कृदंत क्रिया शब्द कहलाएगा। हस धन कर हंसकर, हस क्रिया शब्द धातु है, क्रिया शब्द है और कर इसके बाद में प्रत्यय लगा है, तो मूल धातु हंस के बाद में जो कर प्रत्यय लगा है उससे हंसकर जो क्रिया शब्द बना है ये हंसकर ये कृदंत क्रिया कहलाती है। खादन ना खाना, खादन ता खाता और खादन कर खाकर। यहाँ पर जो खा है ये मूल धातु क्रिया है और मूल धातु खा के बाद में जो प्रत्यय लगा है कर और इससे बनने वाले जो शब्द हैं खाना, खाता, खाकर, ये क्रिया शब्द हैं जिनको हम कृदंत क्रिया शब्द कहते हैं। प्रयोग के आधार पर सातवां भेद है सजाती क्रिया। जब किसी वाक्य में कर्म एवं क्रिया पद दोनों एक ही धातु से बने हुए होते हैं तो वहां प्रयुक्त क्रिया को सजातीय क्रिया कहते हैं। कि वाक्य में जो कर्म होता है या क्रिया जो पद होता है वो दोनों एक ही धातु से यदि बने हुए हैं, कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से बने हुए हैं तो उनको सजातीय क्रिया शब्द कहते हैं, क्योंकि वो एक ही जाति की धातु से बने हुए हैं इसलिए इनको सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे अशोक ने अनेक लड़ाइयां लड़ी, अशोक ने अनेक लड़ाइयां लड़ी। अब लड़ाइयां यहाँ पर कर्म है और लड़ी क्रिया है। लड़ाइयां और लड़ी कर्म और क्रिया दोनों शब्द एक ही धातु से बने हुए हैं इसलिए जो लड़ी क्रिया शब्द है इसको सजातीय क्रिया कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि सजातीय क्रिया किसे कहते हैं कि जब एक ही जाति की धातु से कर्म और क्रिया का निर्माण होता है तो उस क्रिया को हम सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए वह खाना खा रहा है। अब यहाँ पर खाना और खा रहा है एक ही क्रिया से बने हुए हैं इसलिए जो खा रहा है इस क्रिया को हम सजातीय क्रिया कहेंगे। भारत ने चीन से लड़ाई लड़ी। अब यहाँ पर इसमें दो क्रम है चीन और लड़ाई, लेकिन जो लड़ाई क्रम है और लड़ी जो क्रिया है ये दोनों एक ही धातु से बने हुए हैं इसलिए लड़ी क्रिया को हम सजातीय क्रिया कहेंगे। कमल ने बीए की पढ़ाई पढ़ी। पढ़ाई क्रम है और पढ़ी क्रिया है, एक ही धातु से क्रम और क्रिया का निर्माण हुआ है इसलिए जो पढ़ी क्रिया है इसको हम सजातीय क्रिया कहेंगे। लता गाना गाती है। अब गाना और गाती एक ही क्रिया से क्रम और क्रिया का निर्माण हुआ है तो गाती है क्रिया को हम सजातीय क्रिया कहेंगे। प्रयोग के आधार पर क्रिया का आठवां और अंतिम भेद है सहायक क्रिया। जब कोई क्रिया किसी मुख्य क्रिया की सहायता के लिए प्रयुक्त होती है लेकिन उसका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है और ये सहायक क्रिया काल या समय का ज्ञान प्रदान करने वाली क्रिया होती है। सहायक क्रिया किसे कहते हैं? वाक्य में दो प्रकार की क्रिया होती है, एक मुख्य क्रिया और एक सहायक क्रिया। तो मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली जो क्रिया होती है उसको सहायक क्रिया कहते हैं और सहायक क्रिया का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। सहायक क्रिया हमें काल या समय का ज्ञान प्रदान करती है कि कौन से काल में कौन से समय में ये क्रिया संपन्न हो रही है। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कौन सी क्रिया है जो हमें क्रिया के काल या समय की जानकारी देती है, तो वह है सहायक क्रिया। राम पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पर पढ़ता है ये क्रिया शब्द है तो पढ़ता मुख्य क्रिया है लेकिन कब पढ़ता है यहाँ पर जो है ये सहायक क्रिया है और ये हमें समय या काल का ज्ञान करा रही है इसलिए पढ़ता मुख्य क्रिया है और है सहायक क्रिया है। कमल ने चाय पी है। अब है यहाँ पर सहायक क्रिया है और पी यहाँ पर मुख्य क्रिया है। अध्यापक ने कहानी सुनाई है। सुनाना मुख्य क्रिया है और है सहायक क्रिया है क्योंकि सहायक क्रिया हमें समय का ज्ञान करवाती है। मुख्य क्रिया
संयुक्त क्रिया में जो क्रिया सबसे पहले प्रयुक्त होती है वह मुख्य क्रिया कहलाती है। तो वाक्य में जो संयुक्त क्रिया होती है, वाक्य में संयुक्त क्रिया होती है तो उसमें दो प्रकार की क्रिया संयुक्त क्रिया में सम्मिलित की जाती है, सम्मिलित होती हैं। एक होती है मुख्य क्रिया और एक होती है सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया हमेशा ही संयुक्त क्रिया में पहले प्रयोग में ली जाती है और सहायक क्रिया बाद में प्रयोग में ली जाती है, लेकिन सहायक क्रिया का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। सहायक क्रिया केवल समय या काल का ही ज्ञान करवाती है। राम पुस्तक पढ़ता है। अब पढ़ता और है, पढ़ता मुख्य क्रिया है जो कि पहले प्रयुक्त होती है और है सहायक क्रिया जो कि बाद में प्रयुक्त होती है। सहायक क्रिया का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। साथ में ही जो सहायक क्रिया होती है वह काल या समय का ज्ञान करवाती है। राम पुस्तक पढ़ रहा है। पढ़े मुख्य क्रिया है जो कि पहले प्रयुक्त हो रही है और रहा है यहाँ पर ये सहायक क्रिया है जो कि बाद में प्रयुक्त हो रही है। सहायक क्रिया का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। सहायक क्रिया हमेशा ही हमें समय या काल का ज्ञान कराती है। तो हमने क्रम के आधार पर क्रिया के 2 भेद पढ़े, प्रयोग के आधार पर क्रिया के 8 भेद पढ़े और अब काल के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ेंगे जो कि 3 प्रकार की होती है। देखो, प्रश्न पूछा जाता है कि क्रम के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2, सकर्मक, अकर्मक। प्रयोग के आधार पर क्रिया के 8 भेद होते हैं। प्रयोग, रचना व बनावट के आधार पर क्रिया के 8 भेद होते हैं जो हमने पढ़े हैं। और काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं जिनको अब हम पढ़ेंगे। इनके भी उपभेद होते हैं, उनके बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों, चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके साथी जो किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उनके सिलेबस में हिंदी व्याकरण से संबंधित सिलेबस जोड़ा गया है तो आप उन दोस्तों को भी कोई वीडियो शेयर करें, उनको जानकारी दें किस प्रकार से चैनल पर पूरी हिंदी ग्रामर, साथ में पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न व्याख्या सहित के वीडियो भी चैनल पर प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं, जिनको आप देखें और अपनी बेहतर बहुत ही कम समय में तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो बहुत कम समय में यहाँ पर हम दोहरान कर सकते हैं। बहुत ही जल्द दोहरान करके हम वीडियो को 2 बार 3 बार देख सकते हैं ताकि आसानी से हमारे हिंदी व्याकरण का हर कोई पॉइंट समझ में आ जाए। तो क्रिया का तीसरा जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं, काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद जो कि काल के आधार पर किए गए हैं। काल 3 होते हैं, भूतकाल जो बीत गया, वर्तमान काल जो चल रहा है और भविष्य काल जो आने वाला है। उन 3 कालों के आधार पर क्रिया के भी 3 भेद होते हैं। तो भूतकाल के आधार पर क्रिया होती है उसको भूतकालिक क्रिया कहते हैं। भूतकालिक क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में किसी कार्य को होने का बोध हो तो उस क्रिया को भूतकालिक क्रिया कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य होने का यदि ज्ञान हमें होता है तो उस क्रिया को भूतकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कमल जयपुर गया था। अब यहाँ पर स्पष्ट हो रहा गया था तो बीते हुए समय में गया था तो भूतकालिक क्रिया है। श्याम ने किताब पढ़ी है, जो समय बीत गया उसमें पढ़ी है तो भूतकालिक क्रिया है। कृष्ण ने बांसुरी बजाई, बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। इन सभी वाक्यों में जो क्रिया संपन्न हो रही है वो बीते हुए समय में संपन्न हो रही है, इसलिए इन सभी वाक्यों में जो क्रिया है वो भूतकालिक क्रिया है। साथ ही इसके साथ मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं और उन 3 भेदों के भी उपभेद होते हैं। तो इस पॉइंट में हम काल के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ में हम काल के बारे में भी पढ़ रहे हैं कि काल के कितने भेद होते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। और इन 3 कालों को भी उपभेदों में बांटा गया है। उन उपभेदों को भी इस क्रिया के साथ ही हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अलग से हमारे को काल पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल अलग से पढ़ने की हमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो साथियों, ध्यान से एक ही पॉइंट के साथ हम 2 पॉइंट पढ़ रहे हैं तो इनको हम आसानी से समझ सकते हैं और एक वीडियो को 2 बार 3 बार यदि हम देखें तो आसानी से काल और काल के आधार पर क्रिया के भेद समझ सकते हैं। अब भूतकालिक क्रिया के भी
6 उपभेद माने गए हैं। भूतकालिक क्रिया के 6 उपभेद माने जाते हैं, उनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। सामान्य भूतकालिक क्रिया, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के होने की सामान्य स्थिति का बोध होता है तो उसे सामान्य भूतकालिक क्रिया कहते हैं। और ऐसी क्रिया के अंत में या, ये और ये अथवा आ, ए और ई आता है। इससे भी हम पहचान सकते हैं कि क्रिया के अंत में या, ये और ई, आ, ए, ई आता है तो वहां पर सामान्य भूतकालिक क्रिया होती है। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के होने की सामान्य स्थिति का यदि बोध होता है, बीते हुए समय में क्रिया सामान्य स्थिति में संपन्न होती है तो सामान्य भूतकालिक क्रिया कहलाती है, जिसकी पहचान हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। उदाहरण जैसे बच्चा घर गया, बच्चा घर गया। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि आ रहा है तो सामान्य भूतकालिक क्रिया है। और सामान्य बीते समय में सामान्य स्थिति का बोध हो रहा है, बच्चा घर गया सामान्य भूतकालिक क्रिया है। मैंने पत्र लिखा, कमल जयपुर गया, वे पाठशाला गए। इन सभी वाक्यों में बीते समय में क्रिया सामान्य स्थिति में संपन्न हो रही है तो सामान्य भूतकालिक क्रिया है। भूतकालिक क्रिया का दूसरा भेद हम पढ़ेंगे, आसन भूतकालिक क्रिया। आसन शब्द का अर्थ होता है निकट, पास में, अभी अभी। वाक्य में क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय में तुरंत ही कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है तो वह आसन भूतकालिक क्रिया कहलाती है। और आसन भूतकालिक क्रिया के अंत में आ, ए और ई, इसी के साथ में है या हैं भी आता है। यदि आ, ए और ई के बाद में है या हैं आ रहा है तो वहां पर वो आसन भूतकालिक क्रिया कहलाती है। आसन भूतकालिक क्रिया किसे कहते हैं कि वाक्य में क्रिया के द्वारा बीते हुए समय में अभी अभी तुरंत ही कार्य पूर्ण हुआ है, उस क्रिया को ही आसन भूतकालिक क्रिया कहते हैं। क्योंकि आसन का अर्थ होता है निकट, यानी पास में, अभी अभी कोई कार्य बीते हुए समय में संपन्न हुआ है तो वह क्रिया आसन भूतकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा घर गया, बच्चा घर गया है, वे पाठशाला गए हैं, सीता ने पूजा की है, सीता स्कूल गई है। अब यहाँ पर आ के बाद में हम देख सकते हैं, आ के बाद में है का प्रयोग हुआ है तो आसन भूतकालिक क्रिया है। वैसे भी हम देख सकते हैं कि बच्चा घर गया है, इसका मतलब ये निकल रहा है कि बच्चा घर तो गया लेकिन अभी अभी गया है, तो यहाँ पर आसन भूतकालिक की क्रिया है। इन सभी वाक्यों में आसन भूतकालिक क्रिया है। भूतकालिक क्रिया का तीसरा भेद है पूर्ण भूतकालिक क्रिया। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में किसी कार्य के होने में पूर्णता का बोध हो या बहुत पहले ही किसी कार्य के पूर्ण होने का बोध हो तो वहां पर पूर्ण भूतकालिक क्रिया होती है। और ऐसी क्रिया के अंत में आ, ई और ए के साथ में ही था, थे और थी जुड़े होते हैं। तो पूर्ण भूतकालिक क्रिया किसे कहते हैं कि बीते हुए समय में कोई भी कार्य पूर्ण हो गया है या बहुत ही पहले समय कोई भी कार्य पूर्ण हो गया है तो ऐसी क्रिया को पूर्ण भूतकालिक क्रिया कहते हैं। यदि हमें किसी क्रिया शब्द से ये ज्ञान होता है, जानकारी मिलती है कि कार्य पूर्ण हो चुका है, बीते हुए समय में कार्य पूर्ण हो चुका है, बीते हुए समय में बहुत पहले समय कोई कार्य पूर्ण हो चुका है तो वहां पर पूर्ण भूतकालिक की क्रिया होगी। जैसे बच्चा घर गया था, अब बच्चा घर गया है लेकिन कब गया है, बहुत पहले समय गया है और पहुंच भी गया है, कार्य भी पूर्ण हो गया है और बहुत समय पहले ये कार्य संपन्न हो गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं गया में आ और उसके बाद में था जुड़ रहा है तो यहाँ पर पूर्ण भूतकालिक क्रिया है। मैंने पत्र लिखा था, अब पत्र यहाँ पर लिखा गया है बीते हुए समय में, लेकिन लिखा भी कब गया है, बहुत पहले समय में लिखा गया है, लिखे हुए पत्र को बहुत समय हो गया है, इसलिए यहाँ पर पूर्ण भूतकालिक की क्रिया है। गीता मंदिर गई थी, गीता मंदिर में गई थी, गई लेकिन कब गई,
बहुत समय हो गया उसको, गीता मंदिर गई थी, कार्य संपन्न हो गया और बहुत पहले संपन्न हो गया, तो यहां पर पूर्ण भूतकालिक क्रिया है। कमल बाजार गया था, कमल बाजार में गया लेकिन बहुत पहले समय गया, क्रिया भी संपन्न हो गई, तो यहां पर पूर्ण भूतकालिक की क्रिया है। भूतकालिक क्रिया का छठा उपभेद है अपूर्ण भूतकालिक क्रिया। वाक्य में क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय में किसी कार्य के अपूर्ण होने का बोध हो, तो वहां पर अपूर्ण भूतकालिक क्रिया होती है। यदि किसी वाक्य की क्रिया से हमें यह जानकारी मिलती है कि बीते हुए समय में कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, यानी अपूर्ण है, तो वहां पर अपूर्ण भूतकालिक क्रिया होती है। अपूर्ण भूतकालिक क्रिया के अंत में रहा, रही या रहे के साथ में था, थी और थे आते हैं। तो जैसे वर्षा हो रही थी, वर्षा हो रही थी, लेकिन वर्षा हो रही थी, वर्षा अभी भी हो रही है या नहीं हो रही है, इसका हमें कोई ज्ञान नहीं है, तो यहां पर जो क्रिया हो रही है वह अपूर्ण है, क्योंकि संपन्न नहीं हुई है, तो अपूर्ण भूतकालिक क्रिया है। देख सकते हैं, रही थी, रही थी, तो यहां पर अपूर्ण भूतकालिक क्रियाएं, इनसे भी हम पहचान सकते हैं। हम पाठ पढ़ रहे थे, सीता पूजा कर रही थी, बच्चे झगड़ रहे थे, वह बचपन में बहुत रोया करती थी। अब यहां पर क्रिया वह बचपन में बहुत रोया करती थी, भूतकाल में तो क्रिया हो रही है, लेकिन वह क्रिया संपन्न हो रही है या हो रही थी या नहीं हो रही थी, इसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसलिए इन सभी वाक्यों में जो क्रिया है वो अपूर्ण है। हम पाठ पढ़ रहे थे, भूतकाल के अंदर बीते हुए समय में क्रिया हुई, संपन्न हुई, लेकिन वह क्रिया हुई या नहीं हुई, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो यहां पर भूतकाल में जो क्रिया संपन्न हो रही है वह संपन्न हुई है या नहीं हुई है, इसका कोई ज्ञान हमें नहीं होता है। ऐसी क्रिया को अपूर्ण भूतकालिक क्रिया कहते हैं। ये हमने चौथा भेद पढ़ा है, भेद पढ़ा है भूतकालिक क्रिया का। भूतकालिक क्रिया का पांचवा भेद पढ़ेंगे, संदिग्ध भूतकालिक क्रिया। संदिग्ध क्रिया के जिस रूप से बीते समय में कार्य के अपूर्ण होने का बोध हो, उसे संदिग्ध भूतकालिक क्रिया कहते हैं। यदि बीते हुए समय में किसी क्रिया शब्द से हमें यह ज्ञान हो कि कार्य संपन्न नहीं हुआ है, तो संदिग्ध भूतकालिक क्रिया है। संदिग्ध भूतकालिक क्रिया के अंत में आ, ई, ए के बाद में होगा, होगा, होगी, होंगे आते हैं, तो संदिग्ध भूतकालिक क्रिया होगी। बच्चा घर गया होगा। अब यहां पर बच्चा घर गया होगा, बीते हुए समय में कार्य संपन्न हो रहा है, लेकिन अब बच्चा घर में गया है या नहीं गया है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बच्चा घर गया होगा, अब घर गया है या नहीं गया है, तो यहां पर संदिग्ध भूतकालिक क्रिया है। मैंने पत्र लिखा होगा, वे पाठशाला गए होंगे, कमल जयपुर गया होगा। कमल जयपुर गया होगा, बीते समय में कमल जयपुर गया, लेकिन गया या नहीं गया, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो यहां पर कमल जयपुर गया होगा, यहां पर ये संदिग्ध भूतकालिक की क्रिया है। और गया में आ और होगा, यहां पर ये पहचान भी हम आसानी से पहचान सकते हैं कि यदि इस प्रकार से क्रिया के अंत में ये वर्ण जुड़ते हैं, तो संदिग्ध भूतकालिक की क्रिया होगी। भूतकालिक क्रिया का अंतिम छठा भेद हम पढ़ते हैं, हेतु मद भूतकालिक क्रिया। भूतकाल की कोई शर्त हो, यदि भूतकाल में कोई भी क्रिया संपन्न हो रही है और वो शर्त से संपन्न हो रही है, तो वहां पर हेतु मद भूतकालिक की क्रिया होती है। पहचान है, यदि या अगर तो से वाक्य जुड़ा हुआ है, तो वहां पर हेतु मद भूतकालिक क्रिया होती है। जैसे यदि तुम मेहनत करते तो अवश्य सफल हो जाते। अब यहां पर शर्त जुड़ गई है कि सफल कब होते,
जब तुम मेहनत करते, शर्त जुड़ गई। इस कारण से यहाँ पर हेतु हेतु मद भूतकाल की क्रिया है। यदि बरसात अच्छी होती तो फसल भी अच्छी पकती। फसल अच्छी कब पकती? जब बरसात अच्छी होती। तो यहाँ पर शर्त है और बीते समय में कार्य संपन्न होने का ज्ञान हमें हो रहा है। तो यहाँ पर हेतु हेतु मद भूतकाली की क्रिया है। तो दोस्तों, इस पार्ट में हमने प्रयोग, रचना व बनावट के आधार पर क्रिया के 8 भेद पढ़े। काल के आधार पर 3 भेद, जिसमें से भूतकालिक क्रिया के बारे में हमने पढ़ा और भूतकालिक क्रिया के जो 6 भेद हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया है। और अगले पार्ट में हम भूतकालिक क्रिया के बाद में वर्तमानकालिक और भविष्यकालिक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे और उन उपभेदों के बारे में पढ़ेंगे और हमारे क्रिया का जो पार्ट है ये पूर्ण हो जाएगा। साथियों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके अवश्य बताएं और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो अवश्य ही आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।